अस्सलामुअलैकुम। आइए सुनते हैं आज जिस्मो जां पर हैबत तारी करती एक खौफनाक जिन की दिल दहलाती हैरत अंगेज कहानी। इस दिलचस्प मफूकुल फितरत कहानी को एक ब्रिटिश राइटर मिस्टर फाइज ने अपनी यादाश्तों पर मुश्तमिल किताब ब्लैक डेज काली यादों में तहरीर किया है। ये किताब 1922 में बर्मिंघम में शाया हुई थी। इस किताब में फाइज यूं लिखता है, ये 1910 की बात है जब मैं बरसगीर के शहर मद्रास के इलाके ब्रिटिश टाउन के एक मकान में रिहाइश के लिए आया था। राइटर ने अपनी आमद का मकसद ये बयान किया है कि उसकी ट्रांसफर खानेवाल शहर से मद्रास महकमे तालीम वालों ने इसलिए कर दी थी कि मेरी जगह खानेवाल शहर में एक और सीनियर चीफ मिस्टर लाइप आ गया था। उसने अपना असर रसूख चलाकर मुझे खानेवाल से उखड़वा दिया था। मेरी मद्रास ट्रांसफर एक सरकारी हुक्म के तहत हुई थी। मद्रास शहर के इलाके ब्रिटिश टाउन के जिस मकान में मैं ठहरा हुआ था उसकी लोकेशन ये थी कि ये 5 कमरों पर मुश्तमिल था, जबकि उसकी ऊपर वाली मंजिल में 2 कमरे थे। मैं कवारा, अकेला और तन्हाई पसंद था, लिहाजा मैंने अपनी जरूरत के तहत उस बड़े मकान में सिर्फ एक छोटे से कमरे को अपना मस्कन बनाया। उस कमरे में स्टडी वाली टेबल और मेरे सोने का पलंग मौजूद था। साथ ही अटैच बाथ बना हुआ था। मेरा बंगाली खिदमतकार जिसका नाम कासू बाबा था, उसे मैंने सिर्फ अपनी चाकरी के लिए रखा हुआ था। मेरे कभी कभार मेहमान दोस्त वगैरह आते थे, वही उनको चाय वगैरह बनाकर देता था। मैं दरअसल दिली तौर पर अपने घर आए मेहमानों को ज्यादा पसंद नहीं करता था। मैंने कासू बाबा को ये बात समझाई हुई थी कि जब मैंने किसी लीचड़ मेहमान से छुटकारा हासिल करना हुआ तो मैं उसे इशारा करूंगा। वो इशारा ये होगा कि कासू बाबा एक कड़क चाय का कप और बनाओ। इस बात का जवाब कासू बाबा इस तरह दिया करेंगे, सर आपके फलां ऑफिसर का फोन आया था, वो आपको बुला रहे हैं, और मैं मसनूई तौर पर उस महफिल से उठ जाया करूंगा। जून 1910 को बरसगीर के बड़े बड़े शहरों में फिरका वाराना फसादात फूट पड़े थे। हुकूमत ने हम ब्रिटिश लोगों को सख्ती से ताकीद की थी कि हम लोग अपने दफ्तरों में ना जाएं और अपने घरों में बैठे रहें। ये ऑर्डर 1 हफ्ते के लिए था। मैंने कासू बाबा को कहा, तुम बाजार से बहुत सी इंग्लिश लिटरेचर की बुक्स ले आओ। उसने मुझे कहा, इस वक्त बाजार जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि मद्रास के गली कूचों में हिंदू सिख आपस में मोर्चा बंद होकर लड़ रहे हैं। उसने बाजार जाने से इनकार कर दिया और बोला, सर वो सामने वाले बंगले में एक गोरा साहब मिस्टर बैरेट आए हैं। सुना है उनकी बहुत बड़ी किताबों की लाइब्रेरी है। आप कहें तो मैं उनसे आपकी मतलूबा कुतब ले आऊं? हाँ पूछ लो, शायद वो दें या ना दें। कासू बाबा थोड़ी देर बाद मेरे पास चंद बहुत अच्छी मेरे पढ़ने के लायक किताबें ले आया। वो किताबें इंतहाई पुरानी और अच्छे राइटर्स की लिखी हुई थी, लेकिन उनको इतने करीने से संभालने वाले ने रखा हुआ था कि मेरा दिल खुश हो गया। शाम को कासू बाबा ने मुझे कहा, सर वो सामने वाले मिस्टर बैरेट साहब आए हैं। अच्छा, उनकी आमद से मैं दिली तौर पर खुश न था, लेकिन मैंने बेदिली से कासू बाबा को कहा, मैं तुम्हें उन्हें भगाने या टालने का इशारा करूं तो मुझसे वही बात करना जो कि मैं तुमसे करता हूं। मैं बैठक में गया तो मिस्टर बैरेट वहां बैठे हुए थे। वो एक बूढ़ा और शक्ल से ही खुश तबा लग रहा था। सॉरी, मैंने आपकी किसी लाजमी मसरूफियत में दखल तो नहीं दिया ना? जी नहीं, मुदाखलत कैसी, आजकल तो वैसे भी फसादात की वजह से हम लोगों को जरा घरों में बैठने का मौका मिल गया है। अच्छा तो आप फारिग हैं? इसी बहाने में भी 2-4 घंटे आपसे गपशप लगा लूंगा। जी हाँ, क्यों नहीं, मैं भी तकरीबन फारिग हूँ। मिस्टर बैरेट से दौराने गुफ्तगू मैंने कहा, सर कासू बाबा जो पुरानी कुतब आपके घर से लाए हैं उसे आपने बड़े करीने से संभाल कर रखा है। अरे मुझे तो असल में कुतब बीनी का इतना वक्त ही नहीं मिलता। वो दरअसल मेरी बेटी है जो कि अपर हिस्ट्री PhD के बराबर डिग्री कर रही है। ये इसकी लाइब्रेरी की किताबें हैं। वही दूर दराज के कुतब फरोश, कबाड़ियों की दुकानों और इधर उधर से अच्छी किताबें खरीद कर लाती है। मिस्टर बैरेट काफी देर मेरे पास बैठे दिमाग चाटते रहे। बिला आखिर मुझे उन्हें भगाने का वही तरीका इस्तेमाल करना पड़ा, यानी कासू बाबा को कहा, कासू बाबा जरा एक कड़क चाय तो बना कर लाओ। खैर कासू बाबा 2 रोज बाद मुझसे बैरेट से लाई गई कुछ पुरानी कुतब वापस कर आया था। उसकी जगह दूसरी कुतब ले आया। उनमें से मैंने एक किताब खोली तो उसके अंदर एक ब्रिटिश यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का कार्ड और उस कार्ड में एक इंतहाई खूबसूरत लड़की की तस्वीर लगी हुई थी। उस कार्ड के नीचे लिखा था, मिस टाइजल। मिस टाइजल की तस्वीर एक तीर की मानित मेरे दिल में उतर गई। मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं घड़ी की चौथाई में उससे मिल लूं। मैं बैरेट के घर उस कार्ड को लेकर गया। बैरेट ने मुझे अपनी बैठक में बिठाकर मुझसे अपने रवायती अंदाज में खुश्क बेमायनी बातें की। मैं दिली तौर पर चाहता था कि मैं किसी तरीके से उसकी बेटी टाइजल से मिलूं। मैंने मिस्टर बैरेट से पूछा, आपकी फैमिली में कौन कौन है?
मेरी बेटी है, मेरी बीवी और मेरा बेटा। सर, आप सब इतवार को मेरे घर डिनर पर आए, नहीं तुम अकेले हो तो तुमको ऐसा करने में परेशानी होगी। ऐसा करो तुम कि आइंदा इतवार तुम मेरे घर डिनर पर आओ। मैंने बगैर किसी तरद्दुद के उसे कबूल कर लिया। उस दिन तो मैं टाइजल का दीदार न कर पाया था। इतवार के रोज मैं खूब अच्छी तरह बन सवर के मिस्टर बैरेट के बंगले में गया। डिनर की मेज पर मिस्टर बैरेट ने पहले मेरा तारुफ अपनी फैमिली से करवाया। उसके बेटे गेट्स के साथ बैठी उसकी बेटी बड़ी संजीदगी से डिनर में मसरूफे अमल थी। सच है वो मुझे ज्यादा अहमियत नहीं दे रही थी, न उसकी जानिब से कोई ऐसा मौजू आ रहा था और ना ही मेरी वहां कोई हिम्मत पड़ रही थी कि मैं उससे किसी मौजू को छेड़कर बातों का सिलसिला शुरू कर सकूं। टाइजल एक मुनासिब चेहरे वाली लड़की थी, मेरे दिल को भा गई। बैरेट के सिवा उसकी तमाम फैमिली खामोश तबाह थी। डिनर से वापसी पर मैं टाइजल के बारे में सोचता रहा। उसके साथ साथ मुझे उस हकीकत का भी बखूबी अदराक था कि मिस्टर बैरेट और उसकी फैमिली ने मेरी इज्जत तो की थी, लेकिन वो मुझसे ज्यादा घुली मिली न थी। एक बार मुझे पता चला कि मिस्टर बैरेट 2 हफ्ते के लिए महकमाना कोर्स के लिए कहीं गए हुए हैं। मैं एक दिन हिम्मत करके उसके बंगले में कुछ बुक्स लेने गया। वहाँ खुशकिस्मती से उसकी बीवी से मेरा सामना हुआ, जिसके पीछे टाइजल खड़ी थी। मैंने टाइजल को कहा, मेहरबानी करके मुझे फलां बुक्स दे दें, आप बैठ जाएं। वो मुझे अपनी बैठक में बिठाकर चली गई, जबकि थोड़ी देर बाद टाइजल अपने हाथों से मेरी मतलूबा बुक्स ले आई। मैंने उससे कहा, सॉरी मैंने आपको तकलीफ दी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आपको ऐसी बुक्स में दिलचस्पी है तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उसे क्या पता था कि मुझे तो उसमें दिलचस्पी है, बुक्स में नहीं। मेरे पास और भी बहुत अच्छी मौजू पर किताबें हैं, अगर आप लेना चाहेंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। तो क्या मैं आपके पास अपनी पसंदीदा मतलूबा कुतुब लेने आ जाया करूं? हाँ, क्यों नहीं। फिर मैं तकरीबन रोजाना हीले बहाने से उससे मिलने जाने लगा। उसी दौरान बैरेट भी अपना महकमाना कोर्स करके वापस आ गया। टाइजल भी अब मुझसे दोस्ताना अंदाज में गपशप मारने लगी थी। एक दिन बातों ही बातों में मैंने उससे अपने दिल की बात कह दी। टाइजल ने मुझसे कहा, फाइज, तुमसे मुझे शादी करने में कोई आर नहीं है और उम्मीद है कि मेरे डैडी मम्मी को भी नहीं होगी, लेकिन मैं ये शादी अपनी स्टडी खत्म करने के बाद करूंगी। तो कब तक तुम्हारी स्टडी खत्म होगी? यही कोई 2 से 3 साल में, अगर तुम इंतजार कर लो तो। पर ये तो बहुत बड़ा अरसा है। देखो, मैं शादी के झंझट में पड़कर अपनी पीएचडी स्टडी को ऐन मोड़ पर अधूरा नहीं छोड़ सकती। अच्छा, इसका मैं एक बहुत खूबसूरत सा हल निकालता हूँ। उससे ना तो तुम्हारी जारी तालीम में कोई हर्ज आएगा और हमारी शादी भी हो जाएगी। हम शादी करने के बाद एक दूसरे से सिर्फ इतवार वाले दिन रुजू किया करेंगे। बकिया 6 रोज तुम बेशक जहाँ मर्जी चाहो स्टडी करो। सुझाव तो अच्छा है। मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश, तुम्हारी तजवीज का जिक्र अपने डैडी से करूंगी। शाम को मिस्टर बैरेट और उसकी वाइफ ने मुझे बंगले में खुसूसी तौर पर डिनर पर बुलाया। वहाँ टाइजल भी मौजूद थी। तुम वाकई टाइजल से शादी के मामले में संजीदा हो? मिस्टर बैरेट ने पूछा। जी हाँ। तो इसके लिए शर्त ये है कि जब तक इसकी तालीम मुकम्मल नहीं हो जाती वो तुमसे सिर्फ इतवार के दिन रुजू किया करेगी और बाकी 6 रोज वो अपनी स्टडी जारी रखेगी। मुझे तो टाइजल को हासिल करने का जुनून था। मैं इस शर्त पर शादी करने के लिए राजी हो गया। टाइजल से मेरी शादी हो गई। वो एक मोहब्बत करने वाली बीवी जरूर साबित हुई, लेकिन उसके जहन में पढ़ाई का इतना जुनून सवार था कि वो अपना ज्यादातर वक्त अपने साथ लाई हुई किताबों के साथ गुजारती थी। मैं चाहता था कि मेरी नई दुल्हन मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारे, लेकिन मैं उसे उसकी पढ़ाई से इसलिए डिस्टर्ब न करता था कि वो मेरी जानिब से मुतनफ्फर न हो जाए। टाइजल ने मेरे बंगले के ऊपरी कमरे में खुसूसी तौर पर अपना स्टडी रूम बनाया हुआ था। वो वहाँ पर देर तक पढ़ती रहती थी। वो शाज़ो नादिर ही चंद लम्हों के लिए मेरे पास नीचे आती थी। मैं उससे कहता था, मैं अपनी शादी को बड़ा मुज़ाहिका खेज और बाइसे अजियत तसव्वुर समझता हूँ। टाइजल मुझे कहती, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं आपसे इस शर्त पर शादी करूंगी कि मैंने पहले अपनी तालीम को मुकम्मल करने के लिए पढ़ना है और आप मेरी स्टडी में मुदाखलत नहीं करेंगे। आप फिक्र क्यों करते हैं? इम्तिहान देने के बाद हमेशा के लिए आपके पास रहूंगी। एक रात हस्बे मामूल टाइजल बंगले के ऊपरी कमरे में स्टडी कर रही थी। मैं उसकी जानिब से सब्र किए अपने बेड पर सोने की तैयारी कर रहा था कि अचानक कासू बाबा बड़े सहमे हुए अंदाज में मेरे पास आ खड़े हुए। मैंने उससे तजस्सुस के आलम में पूछा, कासू बाबा खैरियत तो है? आप ऐसे क्यों खड़े हैं? वो मेरी इस बात पर रोने लगा। मैं समझा कि उसका कोई करीबी अजीज फौत हो गया है। कासू बाबा खैर तो है, मुझे कुछ बताएं तो सही। मिस्टर फाइज, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं वो बात कैसे बताऊं जो मैंने अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी है। न जाने आप उस पर यकीन करेंगे कि नहीं। हाँ, मेरा तुमसे वादा है कि मैं तुम्हारे लबों से निकली हुई बातों पर यकीन करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम झूठ नहीं बोलते। सर, मैंने आज ऊपरी मंजिल के कमरे की सीढ़ियों के ऐन वस्त में एक खूबसूरत नौजवान लड़के को टाइजल के साथ देखा है। कासू बाबा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो?
तुम ये क्या दीवानों वाली और घटिया किस्म की बात कर रहे हो? माफ करना मिस्टर फाइज, आपने अभी थोड़ी देर पहले जो मेरी तारीफ की थी, क्या वो झूठ थी? आप क्या ये तसव्वुर कर सकते हैं कि मैं इस उम्र में आपके सामने अदना मुलाजिम होते हुए झूठ बोल सकता हूँ? अच्छा ये बताओ कि टाइजल और बकोल वो खूबसूरत लड़का इकट्ठे किस हालत में थे? जी, मेरी नजरों ने देखा कि वो दोनों बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। मैंने तो उस वक्त कासू बाबा की जानिब से की गई बात को उसका दिमागी खलल महसूस करके नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि टाइजल जब भी इतवार को मेरे पास आती है मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। मुझे उसकी मोहब्बत पर बड़ा मान था, एतमाद था। एक दरमियानी रात में वॉशरूम जाने के लिए उठा। मुझे ख्याल आया कि मेरे कमरे का तो गटर खराब है, तो मैं क्यों ना ऊपरी कमरे का टॉयलेट यूज कर लूं। मैं नींद में आहिस्ता आहिस्ता नंगे पांव जब ऊपरी मंजिल की जानिब जाती सीढ़ियों की जानिब बढ़ा, तो आखिरी सीढ़ी पर मेरी नाक के नथनों को बड़ी दिलफरेब खुशबू महसूस हुई। मैंने जोर जोर से वहां रुककर चंद गहरे सांस लिए। ये खुशबू कैसी है? थोड़ी देर बाद जब मैं उस कमरे के बंद दरवाजे के और करीब गया, तो वहां मैंने एक झरी से कमरे के अंदर झांका। मुझे महसूस हुआ जैसे टाइजल बुक शेल्फ के पास खड़ी किसी से बातें कर रही हो। उसकी पोजीशन ये थी कि मुझे सिर्फ टाइजल नजर आ रही थी, जबकि वो जिससे बातें कर रही थी वो नजर नहीं आ रहा था। मुझे हाजत का इतना प्रेशर पड़ रहा था कि मजबूरन बंद कमरे का दरवाजा मैंने खटखटाया। देखा टाइजल अपने हाथों में किताब उठाए हुए थी। फाइज, खैरियत तो है ना? तुम यहाँ कैसे? वो मैंने ऊपरी मंजिल वाला टॉयलेट इस्तेमाल करना है। मैं जब टॉयलेट से निकला तो टाइजल मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे कहने लगी, मैं नीचे आती हूँ। वो जब मेरे करीब आई तो मैंने उससे पूछा, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? उसने कहा, बहुत। इसमें कोई शक है क्या? फिर मैंने उससे पूछा, क्या मेरे अलावा भी तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? तो वो कहने लगी, लगता है आजकल तुम्हारा दिमाग चल रहा है। क्या बात है? तुम इस किस्म की बेरब्त दिल जलाने वाली बातें क्यों कर रहे हो? फिर मैंने कहा, मैंने तुम्हारी जिंदगी में किसी दूसरे शख्स की अलामत पाई है। फिर मैंने उससे कासू बाबा और अपनी आंखों से देखी सुनी बात का उससे जिक्र किया तो यकदम उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। मैंने महसूस किया कि उसको कदरे सख्ता सा हो गया है। जो हकीकत है उसे तुम मुझे बेधड़क बताओ। मुझे हकीकत सुनने का बखूबी हौसला है। टाइजल मेरे सीने से लगकर बच्चों की तरह फूट फूट कर ज़ारो कतार रोने लगी। साथ ही मुझे दीवानावार चूमती जा रही थी। फाइज, तुम अपने दिल में मेरी जानिब से बदगुमानी पैदा ना करो। मुझे जीसस की कसम, मुझे तुमसे शदीद मोहब्बत है। लेकिन हाँ हाँ बोलो, लेकिन क्या? टाइजल ने मुझे कहा, तुम और मैं डिनर के बाद मैट्रिस रोड पर चहलकदमी करने जाएंगे। वहां मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से लिपटा हुआ एक ऐसा अजीब और दिलो जहन को यकीन न आने वाला राज सुनाऊंगी जिसे सुनकर तुम भी परेशान हो जाओगे। अभी क्यों नहीं, थोड़ा सब्र कर लो, मेरी पुरअसरार कहानी आराम से सुनने वाली है। डिनर के बाद मैं और टाइजल मैट्रिस बाजार में चहलकदमी करने लगे। वहां मैं उसे एक होटल में ले गया। फाइज, अब जो मैं तुमको अपनी जिंदगी का अजीब राज बता रही हूँ तुम उसे गौर से सुनना और फिर तुम ठंडे जहन से फैसला करना। मेरा उस शख्स से इश्क में कितना अमल दखल है और तुम मुझे जो सजा दोगे मुझे मंजूर है। तुमसे शादी से तकरीबन 1 साल पहले मेरे ख्वाबों में एक बहुत खूबसूरत शख्स की अधूरी शबी बना करती थी। मैं शबी को देखकर गहरी नींद से चौंक कर उठ जाया करती थी। आलम ख्वाब में रफ्ता रफ्ता ये शबी एक खूबसूरत इंसान की सूरत इख्तियार कर जाती थी। ये ख्वाब में आने वाला शख्स मुझे ख्वाब में कहता था, टाइजल, मैं तुम पर आशिक हूँ। मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर अपनी दुनिया में लेकर जाऊंगा। मैंने एक बार उसका जिक्र अपने प्रोफेसर से किया कि मुझे ख्वाब में एक शख्स आकर इस किस्म की बात करता है। मेरी बात सुनकर प्रोफेसर ने मुझे बताया, फिक्र की कोई बात नहीं है, उसे तुम सिर्फ एक ख्वाब की तरह ही लो। मैं फिर से फिक्रमंद हो गई। चंद रोज तक वही शख्स मेरे ख्वाबों में आया। उसने मुझे कहा, टाइजल, मैंने तुम्हें हर सूरत में हासिल करना है। मैं नींद में यही समझ पाती थी कि मैं गहरी नींद में सो रही हूँ। इसी दौरान मेरा दिमाग कहता था कि टाइजल, फौरी तौर पर जागने की कोशिश करो। मैं अपने तय जागने की भरपूर कोशिश करती, लेकिन वो पुरअसरार शख्स मेरी नींद को इतना गहरा कर देता कि मैं अपनी 1000 हाँ कोशिश करने के बावजूद जाग न पाती थी। वो मुझे अपने सहर में जकड़ लेता था। मैं बमुश्किल जागती थी। मैंने एक रोज अपने फादर से इस बात का जिक्र किया। उन्होंने मुझे एक क्रिश्चियन माहिर ख्वाब की ताबीर बताने वाले को दिखाया। उस शख्स ने मेरे फादर को कहा, जिस किस्म की ये लड़की बात बता रही है, मुझे लगता है कि कोई मावराई मखलूक, कोई जिन से जुड़ा कोई मामला है। लिहाजा इसे मशहूर आमिल, रूहों और जिन्नात को समझने वाले शख्स नथल लाल से मिलवाओ। लिहाजा मेरे फादर मुझे नथल लाल के डेरे पर ले गए। उसने मुझे अपने सामने बिठाकर मुझसे तफसीलन कुछ बातें पूछी। थोड़ी देर बाद उसने मेरे फादर को कहा, वो कल आपको इस लड़की के ख्वाब में नजर आने वाले खूबसूरत लड़के के बारे में बताएगा।
और उसने मेरे फादर बेरेट को ये भी ताकीद की कि वो मुझे रोजाना उसके डेरे पर लाए। दूसरे रोज मेरे फादर मुझे उसके डेरे पर ले गए तो वहाँ नथिल लाल ने हमें बताया कि दरअसल टाइजल ने जब कभी रात के वक्त तेज खुशबू लगाई होगी तो यकीनन उस पर ताशून नामी जिन आशिक हो गया होगा। ये ताशून नामी जिन कौन है? मेरे फादर ने पूछा। उसने कहा, सच बताऊं, ये ताशून नामी जिन आशिक मिजाज खुशबुओं और लड़कियों का दिलदाता है। ये अपनी जिन्नाती दुनिया का आवारा बासी है। ये किसी भी तेज खुशबू लगी खूबसूरत लड़की को अपनी नजर में रखकर उसका कभी पीछा नहीं छोड़ता। तो तुम्हारा क्या फायदा फिर? ये तुम कैसे माहिर अमलियात हो? तुम मेरी बेटी से उसकी चाहत खत्म करने की कोई कोशिश तो करो। मैं तुम्हें इसका मुंह मांगा मुआवजा दूंगा। नथिल लाल ने मेरे फादर पर चढ़ाई करते हुए कहा, आप अगर सोने का पहाड़ भी मुझे दे देना तो साफ बात है कि ये ताशून जिन को काबू करने की सलाहियत में नहीं रखता। हाँ, लेकिन मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि मैं तुमसे माकूल मुआवजा लेकर इसे कुछ अरसे के लिए अपने अमल से तुम्हारी बेटी से दूर रखने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मेरे फादर ने मजीद माहिर अमलियात से राब्ता किया। उन्होंने भी यही मशवरा दिया कि इसका तोड़ जो करेगा तो वो नथिल लाल ही कर सकता है। नथिल लाल मुझे तकरीबन रोजाना अपने डेरे पर बुलाने लगा। वो मुझे अपने सामने बिठाकर मेरे माथे पर कुछ पढ़ता रहता। मैं उससे पूछा करती थी, तुम मेरे माथे पर क्या पढ़ते हो? उसने मुझे कहा, मैं तुम्हारे माथे पर ताला लगाता हूँ। कैसा ताला? इस सवाल का जवाब तुम्हें रात को मिलेगा। रात को मैं सोई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ताशून जिन की अधूरी छवि मेरे सामने मुकम्मल तस्वीर उभर कर आना चाहती थी, लेकिन लगता था उस अधूरी शफाफ छवि को मुकम्मल होने से उसे कोई पुरस्कार ताकत रोकती थी। जिस दिन मैं नथिल लाल के पास ना जा पाती तो वो ताशून जिन एक खूबसूरत इंसान की शक्ल में आकर मुझे ख्वाब में मेरे हुस्न की तारीफ करता रहता। मुझे कहता, तो मुझे अपने ख्वाबों में आने से रोकने की कोशिश ना किया करो, तो मुझ पर अमलियात का ताला ना लगवाओ। अगर तुमने मजीद ऐसा किया तो मैं तैश में आकर वो करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। वो धमकी देकर मेरे ख्वाब से गायब हो गया। एक दिन नथिल लाल ने मुझे और मेरे फादर को अपने डेरे पर बुलाया। मैं कब तक ताशून जिन को तुम्हारे ख्वाबों में ना आने के लिए अपने अमलियात का इस्तेमाल करूं? दरअसल अब तुम्हारा ये काम मैं करने से मजबूर हूँ। मेरे फादर ने पूछा, क्यों? तो नथिल लाल के माथे पर पसीने की बूंदें मंडलाने लगी। उसने कहा, बेरेट साहब, मुझे अपनी जान प्यारी है। मुझे मेरे काबू जिन ने धमकी दी है कि ताशून जिन कहता है, नथिल लाल तू अपनी औकात में रह, ऐसा ना हो कि मैं तेरी जान ले लूं। मैं सच बताऊं कि जिद्दी ताशून जिन एक दिन टाइजर को किसी न किसी रूप में हासिल कर लेगा। उसकी बात सुनकर तो मेरे फादर बहुत परेशान हुए। एक दिन तो ऐसा भी आ गया था कि मेरी आंखों में नींद का शदीद गलबा तारी होने के बावजूद मैं रात को सोने से कतराती थी। मैं रात भर तेज पत्ती वाली कड़क चाय पीती रहती थी। मेरी सेहत दिन ब दिन खराब से खराब तर होती जा रही थी। मेरी फैमिली ने बाहमी तौर पर यह फैसला किया कि इस मामले की खबर बंगले से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि उससे जग हसाई होगी। एक दिन हमारी फैमिली सैरो तफरी के लिए एक पुरफिजा पहाड़ी इलाके में गई। फादर ने इस पहाड़ी मुकाम के एक बड़े होटल का एक वीआईपी कमरा आरजी रिहाइश के लिए लिया। वो कमरा इतना बड़ा था कि उसमें हमारी सारी फैमिली समा सकती थी। मेरे फादर और मम्मी मुझे कमरे में तन्हा छोड़कर किसी काम से बाहर चले गए। मैंने अपने कमरे की बालकोनी से बाहर की जानिब मौसम के नजारे को देखने के लिए झांका। मैं अभी बालकोनी से होटल की जानिब बाहर देख रही थी कि किसी शख्स ने मुझे कमर से अचानक पकड़ा। मैं बालकोनी से बाहर गिरते गिरते बची। मैंने चौंक कर पीछे देखा तो वहां मेरी निगाहों के सामने एक इंतहाई खूबसूरत नीली आंखों वाला लड़का खड़ा था। मैंने जोरदार चीख मारी। उस लड़के ने मुझे कहा, टाइजल, तुम्हारे उस जोर से चिल्लाने से तुम्हारा मकसद हरगिज पूरा ना होगा। यहाँ तुम्हारी आवाज की गूंज बेअसर हो गई है। तुम मुझसे डरो नहीं। इससे पहले कि तुम मुझसे पूछो कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें खुद ही अपना तारुफ करवा देता हूँ। मैं ताशून हूँ। ताशून जिन? मेरे मुंह से इस तरह निकला। टाइजल, तुम मुझसे नहीं डरो। मैं तो खौफ से थर थर कांपने लगी। ताशून ने न जाने क्या अपने मुंह में पढ़ा। मैं लाशूरी तौर पर उसके सामने एकदम शांत होकर कमरे में रखे सोफे पर बैठ गई। टाइजल, मेरी चंद बातें गौर से सुनो। तुम्हें याद है कि तुम अपनी सहेली की शादी में शिरकत के बाद रात को देर से वापस आ रही थी और तुमने अपने कपड़ों पर तेज खुशबू लगा रखी थी। मैं इत्तेफाक से वहां से गुजर रहा था कि अचानक तुम पर मेरी नजर पड़ गई। असल में तुमने अगर अपने कपड़ों पर इतनी तेज खुशबू न लगाई होती तो मैं तुम्हारी जानिब मायल ना होता। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो अब? मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर अपनी दुनिया में लेकर जाऊंगा। देखो, मैं इंसानी दुनिया से ताल्लुक रखने वाली मखलूक हूँ। तुम्हें जीसस का वास्ता है, अपनी मखलूक में अपनी कोई दुल्हन तलाश करो। ये मुमकिन नहीं है।
ये सब कुछ मुमकिन होगा। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब तुम अपना दिल मुझे दे दोगी। तुम यहाँ से चले जाओ। साथ ही मैं चिल्लाने लगी, लेकिन हैरत की बात यह है कि हालांकि मैंने अपने हलक से जोर जोर से आवाज निकालने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज की गूंज मुझे अपने कानों तक सुनाई नहीं दे रही थी। यूं फजूल चिल्लाकर अपना वक्त जाया न करो टाइजल, मैं फिर आऊंगा। ताशून जिन एक सफेद धुएं की सूरत में तब्दील होकर हवा में तहलील हो गया। थोड़ी देर बाद मेरे फादर और मम्मी भी आ गए। उन्हें मेरी परेशान हालत देखकर तशवीश हुई। क्या बात है बेटी? ताशून एक मुजस्सिम सूरत इख्तियार करके मुझसे यहाँ मिलने आया था। इस वाक़ये के बाद वो मुझे शहर दर शहर मुख्तलिफ मज़ाहिब के माहिर अमलियात, जिन्नों और रूहों को समझने वाले माहिरीन के पास लेकर गए। उनमें से अक्सरियत ने फादर को कहा, ताशून जिन एक जिद्दी ढीठ किस्म का जिन है, उससे छुटकारा हासिल करना बहुत मुश्किल है। बिला आखिर मेरे फादर और मम्मी ने फैसला किया कि मेरी शादी कर दी जाए। इसी दौरान आप मेरी जिंदगी में आ गए। ताशून भी मेरे ख्वाब में बहुत कम आता था। टाइजल ने अपनी बात जारी रखते हुए मजीद कहा, आपसे शादी के बाद मैं आपके बंगले के ऊपरी कमरे में अपनी स्टडी में मसरूफ थी कि अचानक एक बार फिर ताशून जिन मुजस्सम बनकर वहां फिर आ गया। मेरी फिर वही कैफियत हो गई, यानी उसने न जाने मुझ पर क्या पढ़ा। मैंने चिल्लाना शुरू किया, मेरी आवाज मेरे हलक में दबकर रह गई। उसने मुझसे कहा, टाइजल अब तो तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में चलने की तैयारी करो। मैंने झुंझलाकर उसके मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कहा, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, जीसस के वास्ते मेरी जिंदगी से निकल जाओ। ताशून जिन ने कहा, टाइजल मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी चाहत किसी और की बाहों में झूले। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मेरे दिल का मरकज सिर्फ मेरा शोहर है। ताशून ने मुझे कहा, तुम इस बात को छोड़ो कि तुम मुझे कभी भी अपने दिल में जगह नहीं दोगी। ये मेरा काम है, तुम्हारे दिल में अपने जादू से अपनी मोहब्बत पैदा कर दूंगा मैं। तुम अगर मुझसे रोजाना ऊपर इस स्टडी रूम में मिलने ना आई तो याद रखो, मैं तुम्हारे शोहर को मौत का मजा चखा दूंगा। तुम ऐसा नहीं करोगे? अच्छा, तुम्हें अगर वाकई अपना शोहर अजीज है तो मैं उसकी जान एक शर्त पर नहीं लूंगा। किस शर्त पर? तुम मुझसे रोजाना लाइब्रेरी में रात 9 बजे मिलने आया करो। वैसे मैं नीचे तुम्हारे शोहर के सामने भी धड़ल्ले से आ सकता हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते, फिर वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? सोचने दो, अगर सोचता है भी। मैंने तो वैसे भी तुम्हें अपनी दुनिया में अपनी दुल्हन बनाकर लेकर जाना है। टाइजल तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में तुम्हारे शोहर मिस्टर फाइज से भी ज्यादा खुशहाल रखूंगा। नहीं ताशून, मुझे मजीद और कुछ नहीं चाहिए। तुम प्लीज मेरी पुरसुकून खुशहाल जिंदगी खराब ना करो। देखो, मेरी मिस्टर फाइज से शादी करने के बाद जिंदगी मयारी और मुकम्मल है, लेकिन तुम्हारे बगैर मैं अपने आप को अधूरा महसूस करता हूँ। तुम्हें हासिल करना मेरी जिद है। टाइजल ने रोते हुए मुझे अपनी जिंदगी का ये अजीबो गरीब बाप सुनाया। वो अपनी जगह इंतहाई परेशान थी। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। तुम अपनी स्टडी को छोड़ो और रूटीन की मोहब्बत से लबरेज बीवी बनकर मेरे पहलू में आओ। उसने भी मुझे कहा कि मैं बजाते खुद अपना मुआहिदा अब तुम्हारे साथ खत्म करती हूँ। एक रात उसने मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते हुए कहा, मैं आखिरी वक्त तक तुमसे वफा करूंगी। उस रात मैंने दिल खोलकर मोहब्बत भरी बातें की। सुबह के वक्त मेरी गहरी नींद से आंख लग गई। मेरे ख्वाब में पहले अजीबो गरीब शबी बनना शुरू हुई। थोड़ी देर बाद वो शबी एक मुकम्मल शक्ल इख्तियार कर गई, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि टाइजल ने मुझे बताया था। उस शख्स ने मुझे बड़े तहम्मुल भरे लहजे में कहा, फाइज तुम टाइजल की आर्जी मोहब्बत मिलने की वजह से ज्यादा खुशफहमी में न रहो। मैंने टाइजल का दिलो दिमाग तब्दील कर दिया है। तुम आंखें खोल कर देखो, टाइजल अब तुम्हारी नहीं रही। मैं उसके दिलो दिमाग में बस गया हूँ। मैंने चौंक कर आंख खोली तो मैंने अपने साथ लेटी टाइजल को झंझोड़ते हुए कहा, टाइजल उठो। वो गहरी नींद में बुड़बुड़ाते हुए उठी और मुझे देखते ही उसने एक जोरदार चीख मारने के बाद मुझे धकेलते हुए दीवानावार अंदाज में कहा, तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ? ये तुम्हें क्या हो गया है टाइजल? मैं तुम्हारा शोहर मिस्टर फाइज हूँ और तुम मेरी बीवी। उसने जुनूनी हालत में मेरा मुंह नोचते हुए कहा, नहीं, मैं ताशून की बीवी हूँ। मेरा दिल तो उस अंदेशे से जोर जोर से धक धक करने लगा कि उस खबीस ताशून जिन ने अपना काम कर डाला है। टाइजल अपने आप में ना थी। मैंने कासू बाबा को कहा कि हम फौरी तौर पर टाइजल को मेंटल हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। तुम किसी तरह इसकी फैमिली को इत्तला करो। हम टाइजल को फौरी तौर पर अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां उसे डॉक्टरों ने शांत करने के लिए कुछ टीके लगाए। चंद लम्हों के बाद उसकी फैमिली भी अस्पताल में आ गई। मैंने मिस्टर बैरेट को कहा, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है कि तुमने मेरे गले अपनी पागल लड़की डाल दी है। बैरेट ने शर्मिंदा होने की बजाय कहा, तुम्हारा और हमारा स्टेटस ऐसा था कि तुम मेरी बेटी से शादी के काबिल न थे। मैं एक रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखने वाला आला ऑफिसर हूँ और तुम एक मामूली एजुकेटेड इंसान। तुम जैसे हजारों भारत में रुलते फिरते हैं।
टाइजल की दीवानगी पागलपन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अस्पताल की जानिब से दी जाने वाली नशावर दवाइयां और टीके सब बेअसर साबित हो रहे थे। टाइजल मुसलसल फलक शगाफ चीख मार कर शोर कर रही थी। ताशून, ताशून जिन, तुम कहाँ हो? मैं कहाँ आ गई हूँ? ये फाइज बदमाश कौन है जो मुझे मेरे बिस्तर से उठा लाया है? ताशून, मुझे तुमसे मोहब्बत है। मैं उसके करीब जाता तो वो मेरे चेहरे पर थूक कर कहती, खबरदार, तुम मुझे हाथ ना लगाना, मैं ताशून की दुल्हन हूँ। मेंटल हॉस्पिटल वालों ने अपने तौर पर उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो उनके काबू में न आई। मिस्टर बैरेट और उसकी बीवी अस्पताल से चले गए। वहां डॉक्टरों ने मुझसे कहा, सच्ची बात है, टाइजल का केस उनकी समझ से बाहर है, लिहाजा तुम इसे जिन वगैरह के सिलसिले को समझने वाले माहिर अमलियात, रूहों को निकलने वालों को दिखाओ। मैं टाइजल को नथिल लाल के पास ले गया। उसने मुझसे कहा, ये केस मेरे पास पहले भी मिस्टर बैरेट लेकर आए थे। मैंने इसे ये मुखलिसाना मशवरा दिया था कि ताशून एक ताकतवर जिन है और आशिक मिजाज भी, जिद्दी और नादीदा मखलूक है, लिहाजा वो इसे हर सूरत में अपना लेगा। लिहाजा अब तुम्हारा इधर उधर फिरना बेकार है। काश वो मुजस्सिम इंसान होता तो मैं उसके बखिए उधेड़ देता, लेकिन वो इतना ताकतवर जिन है कि उसके सामने मेरे अमलियात नाकाफी हैं। मैं नथिल लाल के बाद टाइजल को न जाने कहां कहां लेकर फिरा। मैंने दर बदर की ठोकरें खाई, लेकिन ताशून जिन का नाम सुनकर बड़े बड़े माहिर अमलियात अपने घुटने टेक देते थे। उधर टाइजल के दिलो दिमाग को ताशून ने मेरी जानिब से इतना तब्दील कर दिया था कि वो जुनूनी हालत में मुसलसल चिल्ला चिल्ला कर कहती थी कि मिस्टर फाइज, मुझे तुमसे नफरत है। तुम हो कौन? मेरा शोहर तो ताशून है। एक दिन टाइजल मुर्दा पाई गई। मुझे नथिल लाल माहिर अमलियात ने बताया कि ताशून जिन इसकी रूह को अपनी दुल्हन बनाकर अपनी दुनिया में ले जा चुका है। इस कहानी का एक पहलू राइटर फाइज ने यह भी तहरीर किया था कि मुझे एक बार इस किस्म का ख्वाब आया जिसमें मैंने देखा कि टाइजल खूबसूरत दुल्हन वाले कपड़े पहने एक खूबसूरत नौजवान ताशून जिन के साथ एक पार्क में बैठी उससे मोहब्बत भरी अटकेलियां कर रही थी।